गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर 1, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। इसके पहले मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स, नागरिक शास्त्र। जैसे ये वाली बुक है आपकी नागरिक शास्त्र की, ठीक है। उसका चैप्टर है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। पहले तो ये क्वेश्चन आता है माइंड में कि लोकतंत्र क्या है, क्यों है और इसका हमारे जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो सरकार जो होती है, बेसिकली सरकार दो तरह से होती है। एक होती है लोकतांत्रिक सरकार, दूसरी होती है राजतंत्रात्मक सरकार। राजतंत्रात्मक सरकार वो होती है जिसमें राजाओं के द्वारा या फिर उनके आने वाले वंशज के द्वारा कार्य किया जाता है। सलाह करने का, निर्णय लेने का, अंतिम फैसला सुनाने का अधिकार राजा के हाथ में होता है। लोकतांत्रिक सरकार वो होती है जो जनता के द्वारा चुनी जाती है, जिसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, जिसमें हम वोट देने के लिए वयस्क मताधिकार के अनुसार कि हम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाता है और हम अपने सही या गलत जो भी प्रतिनिधि हमारे सामने खड़ा होता है उसमें हमें चुनाव करने की आजादी दी जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि लोकतंत्र क्या है, कि लोकतंत्र की जरूरत क्यों पड़ी या इसको एक सही परिभाषा देने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या आप सीधे तौर पे भी देख सकते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। तो यहाँ पे उसको सही परिभाषा के तौर पर यहाँ पर कुछ व्यक्ति या कुछ बच्चे एक दूसरे से आपस में बात कर रहे हैं कि इसकी लोकतंत्र की परिभाषा को सही रूप से हम इसको कौन सी परिभाषा से आंकलन करें कि लोकतंत्र की एक सही स्पष्ट परिभाषा हम लोगों के समक्ष आए। तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि एक सरल परिभाषा क्या है कि अगर हम लोकतंत्र को बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ा हुआ है, कि सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत सरल पैमाना था कि लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना। कि सीधे तौर पे अगर इसकी हम सही परिभाषा निकालें तो इसका मतलब यह है कि लोगों को सरकार चुनने का अधिकार होना, यही एक तरह से लोकतांत्रिक है। और हमारा भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें हमारी सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, हमारे द्वारा किया जाता है। और जो हमारे द्वारा चुना गया है इसीलिए सरकार जनता के प्रतिनिधित्व होती है, उत्तरदायित्व होती है उनका, क्योंकि सरकार का गठन जनता ने किया है। जनता की समस्त मांगों को पूरा करना या उन सभी की समस्याओं का निपटारा करना, ये सभी हमारी सरकार का होता है, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी थी कि सरकार का गठन करना। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों तक, जो लोगों ने उनको अपने निष्पक्ष मांगों को पूरा करने के लिए उनको चुनाव किया है, तो सरकार का दायित्व होता है कि वो अब उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करे। इसीलिए एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव किसके द्वारा होता है, लोगों के द्वारा किया जाता है। ये बहुत उपयोगी शुरुआत है। ये परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर देख सकते हैं। अब होते हैं लोकतांत्रिक सरकार है, गैर लोकतांत्रिक, कि जो उसमें गैर लोकतांत्रिक सरकार में कि वही जो राजतंत्रात्मक सरकार का ही एक मिला जुला रूप होता है। कि म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया, कि जो म्यांमार देश है उसमें जो सैनिक शासक जो है कि उनका चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए, कि वहां पे जनता ने चुनाव नहीं किया, लेकिन जो शक्तिशाली था जिसने सेना को अपने अंदर अपनी मुट्ठी में किया था, तो वो वहां पे क्या किया, शासक बन गए। ये सबको पता है कि एक निर्बल व्यक्ति के ऊपर एक शक्तिशाली व्यक्ति उसके ऊपर राज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में शक्तियां होती हैं, पावर होती है, जिसका प्रयोग करके वो निम्न व्यक्तियों को दबा सकता है, उनसे अपनी मांगों को पूरा करवा सकता है। शासन के फैसले में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। और चिले पिनाशो के एक चिले देश है जहां पे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों के द्वारा शासक नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवार में जो जन्म लेता था उन्हें ही यह हक दिया जाता था।
वहां पे हक किसका है कि वो जो राजा जो महाराजा थे उनके बच्चे या उनके आने वाली पीढ़ियां वो ही वहां पर राज्य कर सकती थी। लेकिन ये सरल परिभाषा पूर्ण या अपर्याप्त नहीं है। इसमें हम ये समझ आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर अगर परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो हम लोकतंत्र को कहना पड़ेगा कि जो चुनाव करवाती है फिर वो सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएगा। कि अगर हम सीधे तौर पर यह कह दें कि जो चुनाव सरकार जो जिसका चुनाव करवाती है वो सरकार वो लोकतांत्रिक देश है, तो उसको हम पूर्ण रूप से स्पष्ट तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि वो सही या गलत निर्णय को हम लोगों के समक्ष पेश कर सकती है। हम अगर खुद को लोकतांत्रिक कहना या कहलाना चाहते हैं तो हमें असली लोकतांत्रिक और दिखावटी लोकतांत्रिक वाली सरकारों में हमें उसमें अंतर देखना होगा और उसको सावधानी से समझना होगा। सरकार की विशेषताओं को जानना होगा कि क्या विशेषताएं हैं जिसके द्वारा सरकार हम लोगों के ऊपर शासन कर सकती है। कि हम एक सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की लोकतांत्रिक शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि शासक कौन है, सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उन्हें किन अधिकारियों को चुनना होगा या फिर वो कौन कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारियों भी ले सकते हैं और हमें किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। लोकतांत्रिक कहने के लिए हमें किन शर्तों का पालन करना है। ये समस्त क्वेश्चन जो है, ये समस्त प्रश्न हमें ये बात से मजबूर करते हैं क्या लोकतांत्रिक देश जो हम जिस देश को हम लोकतांत्रिक देश कह रहे हैं तो क्या वहां पे संपूर्ण बातें जो हम लोगों के समक्ष आई हैं क्या वो सही है, क्या वो गलत है। तो क्या लोक शासकों का चुनाव कर सकते हैं या फिर खुद शासन चुन सकते हैं। इसमें प्रत्येक नागरिक को बराबर की हैसियत से भाग लेना जरूरी है या फिर एक व्यक्ति ही सब कुछ मिलकर कर सकता है। सरकार के किस रूप को लोकतांत्रिक कहेंगे, लोकतंत्र में अपनी मर्जी सब कुछ कर सकते हैं ये सभी के लिए। तो इन सभी बातों से बारी बारी से हम अगर यहाँ पे देखें तो इसके निर्णय पर हम पहुंच सकते हैं कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। आपको यहाँ उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान का एक दिया गया है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिकों की तख्ता पलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और अपने को खुद को ही वहां का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया और उन्होंने खुद को ही बाद में राष्ट्रपति भी घोषित किया, जो 2002 में एक जनमत संग्रह कराकर अपने कार्यकाल को 5 साल और बढ़ा दिया, क्योंकि वो उस समय वहां पे शक्तिशाली शासक था। इसलिए उसने सेना को अपने अधीन किया और वहां का कार्यकारी बन गया और बाद में खुद वहां का राष्ट्रपति घोषित हो गया और बाद में बहुत सरकारी समितियों के अनुसार उन्होंने 5 साल अपने कार्यकाल को और आगे बढ़ा दिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसे बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां भी की जा सकती है। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाला। संविधान इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता था। मंत्रिपरिषद में कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज्यादातर सदस्य कितने फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में ही थी। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं। क्या हम इसको पाकिस्तान को लोकतंत्रात्मक देश कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें अंतिम निर्णय लेना और सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था? परवेज मुशर्रफ, क्योंकि उसने सब कुछ सभी शक्तियों को अपने अंदर रखा। सिर्फ कुछ शक्तियां थी जो उसने फौजी अधिकारियों को दी, जो भी फौजी अधिकारी वो
अपने अंदर में ही रखते थे। तो लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला सेना अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं था। अब आता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मुकाबला कि चीन की संसद को क्वांगहुआ रेमलिन दादुई कहते हैं, राष्ट्रीय जन संसद। चीन की संसद के प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते थे। इन संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार था, कि ये संसद बनाई गई थी राष्ट्रीय जन संसद, कि इस संसद को देश का राष्ट्रपति चुनने का अधिकार था। इसमें पूरे चीन के करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है और चुनाव लड़ने के पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002 और 2003 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी ही बनाती थी और 1930 में आजाद होने के बाद से मेक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते थे। देश में सभी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PIR के नाम की एक पार्टी जीत मिलती थी और विपक्षी दल भी चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर उन्हें कभी जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव के तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर साल जीत हासिल करने के लिए PRI एक बहुत बड़ी कुख्यात कंपनी थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप के PR के लिए वोट देने को कहते थे, कि वो जो भी स्कूल वगैरह टीचर थे वो PRI के अंतर्गत थे, तो वो सभी बच्चों को, उनके माता पिता को भी उसके लिए बाध्य थे। अब चुनाव मुकाबला है, चुनाव जो होते हैं, चुनाव पार्टी होती है, अब उसमें सही गलत उसमें भी हो सकता है कि उसमें अगर किसी पार्टी को जीतना है तो वो उनसे गलत तरीके से भी पार्टी में दबाव डालकर जीत सकती है। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज ही करती है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि चुनाव लोगों का शासन चुनने का उदाहरण मान सकते हैं, लेकिन क्या ये सही है? क्या ये हम लोगों के सामने समक्ष रूप से हमारे सामने आता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से देखा जाए तो ये पूर्ण रूप से सही है या नहीं है? अब अगला टॉपिक आता है कि एक व्यक्ति का एक वोट या एक मोल, कि एक व्यक्ति सिर्फ एक वोट देगा। इसके पहले क्या था कि एक व्यक्ति को सभी शक्तियां थी, वो सब कुछ कर सकता, लेकिन अब ये जो बदलाव आता गया उसमें कि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव को आधारित होना चाहिए और ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर दे, कि हमें लोकतांत्रिक सरकार में चुनाव को स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से कराना है, ताकि जिसका हक है कि जीत सकता है या जिसका हक है हार, तो उसमें समान विजय हो। अब है कि एक व्यक्ति एक वक्त के लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। इस सिद्धांत के आधार पर दुनिया में मान लिया गया था कि पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के लिए उदाहरण भी कम नहीं, कि इसमें यह दिया गया था कि एक व्यक्ति का एक वोट माना जाएगा, लेकिन इसमें भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा कि 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, कि 2015 तक सऊदी अरब एक ऐसा देश था जहां पे महिलाओं को वोट नहीं देना था। कुछ राष्ट्र ऐसे भी थे जहां पे महिलाओं को, संपत्तिहीन व्यक्तियों को और निर्धन व्यक्तियों को वोट देने से वंचित रखा गया था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकों के अधिकार को कुछ इस तरह से बनाए कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। किसी भी चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों को वोट देने का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों से वोट से ज्यादा था, कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को वोट देना चाहिए और हर वोट का एक
माना जाएगा जो समान अधिकार के अंतर्गत आता है। आज यहाँ तक पढ़ाया, आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।